नमस्कार, जेकेएलएच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आपका स्वागत है प्राइम टाइम में। अनंतनाग में कल हुए मुठभेड़ में मेजर कर्नल और डीएसपी की शहादत से पूरा देश गुस्से में है। गुस्सा उस मुल्क के खिलाफ जो आतंकी साजिश को अंजाम देता है, आतंकियों को जम्मू कश्मीर में अमन की फिजा बिगाड़ने के लिए भेजता है। अपने नापाक इरादों के जरिए पाकिस्तान वो सब कुछ करने पर आमादा है जिससे जम्मू कश्मीर में हमेशा अनरेस्ट रहे। इस ताजा आतंकी वारदात के बाद अब पूरा देश पाकिस्तान के साथ बातचीत तो दूर, क्रिकेट ना खेलने की बात भी करने लगा है। वहीं इस बड़ी शहादत के बाद भी विपक्षी दल, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की एक बार फिर से वकालत की है, जिस पर जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाई हुई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है, और जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। फिर फारूक साहब को पता होगी ये पाकिस्तान कर रहा है, महबूबा जी को पता है ये पाकिस्तान कर रहा है। फिर अगर इनको पता है ये पाकिस्तान कर रहा है, देन दे शुड कंडेम इट। तो वो उसको अपनी एक रीजनल पार्टी है, हमारी नेशनल पार्टी है, हमारा अपना स्टैंड होता है, उसका अपना स्टैंड है, उसका वापस खुद ही क्लियर करेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हम दुआ करते हैं कि वो दोस्त हो जाए, लेकिन दोस्ती की राहें निकलती नहीं। तो अल्टीमेटली दुश्मन तो आपका दुश्मन है, आप मानो या ना मानो। तो जैसा कि हमने आपसे कुछ देर बाद पहले आपको बताया कि अब देश के जो लोग हैं वो गुस्से में हैं। गुस्सा इसलिए जो कल 3 शहादतें हुई हैं बड़े अफसरों की, उसके बाद अब देश के लोगों की तरफ से ये मांग की जाने लगी है कि बातचीत तो दूर, पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट चल रहा है, एशिया कप जारी है, उसे भी खत्म किया जाना चाहिए, और वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें भी पाकिस्तान के साथ अब क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। इस तरह की मांगे हो रही है। इस बीच विपक्षी दलों की तरफ से वकालत करने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से वकालत की है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे जिनका तारुफ करा दें। हमारे साथ पैनल में कई खास मेहमान होने वाले हैं। इस बीच हमारे साथ 3 खास मेहमान दिख रहे हैं जो टीवी स्क्रीन पर, जिसमें सैफुद्दीन सोज साहब सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, आपका स्वागत है। और इसके अलावा एक और खास मेहमान आशुतोष टपलू साहब, सन ऑफ लेट टीकालाल टपलू, हमारे बीच मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा एक और खास मेहमान रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि सैफुद्दीन सोज साहब और साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी जो अब से कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे, आज हुमायूं भट्ट के घर पहुंचे। ये जो डीएसपी जिन्हें आज खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके घर पहुंचे और वहां पर श्रद्धांजलि दी, घर वालों से मुलाकात की। सैफुद्दीन सोज भी उनमें से एक हैं। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला जब यहां पर पहुंचे थे उसी वक्त उन्होंने बातचीत की वकालत की बात कही थी। तो सवाल ये उठता है कि बातचीत की वकालत करना क्या इस वक्त, जब पूरा मुल्क गुस्से में हो और ये कहता हो कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तो दूर की बात है, क्रिकेट यानी खेल भी अब नहीं खेलना चाहिए। सैफुद्दीन सोज साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ कि फारूक अब्दुल्ला साहब का ये कहना इस मौके पर, क्योंकि मौका देखना, टाइमिंग देखना भी बहुत जरूरी होता है, हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से हमेशा से वकालत रही है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की, क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर से जो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है वो सही समय है? क्योंकि पूरा देश तो गुस्से में, वो कह रहा है कि इनसे तो क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए इनके साथ। नहीं, मेरा आइडिया भी वही है कि उन्होंने ठीक कहा कि अल्टीमेटली जंग जदल से तो बातचीत का रास्ता खुलेगा नहीं, मसाइल हल नहीं होंगे। इसलिए बातचीत का, हालांकि हमारे दिल में बहुत गहरा सदमा है। अभी जो इन 3, जो एक कर्नल साहब, एक मेजर साहब, एक हमारे कश्मीर पुलिस के हीरो, वो तो 32 बरस के थे, 33 बरस के, इनको वहां इसमें गन फायरिंग में इनकी शहादत हुई। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं, तमाम दुनिया की तारीख सामने है कि बातचीत का दरवाजा किसी सूरत में बंद नहीं हो सकता। बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा। इसलिए आज नहीं तो कल
हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ एक फैसलाकुन बात करना पड़ेगी। सारी दुनिया में हिंदुस्तान को संजीदा डायलॉग के लिए जिम्मेदार मानते हैं। हमारे वजीर आजम को बड़ी कदर है और हिंदुस्तान एक्सप्लेन कर सकता है दुनिया के सामने कि बातचीत के लिए जो आमादगी है वो कमजोरी नहीं समझा जाए, लेकिन बातचीत के जरिए हल निकलेगा। पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, डिसाइसिव बात होनी चाहिए और उसी से ये इस मसले का समाधान होगा। उसके अलावा कोई और सूरत नहीं है। जंग आपको टाइमिंग के हवाले से कोई खदशात नहीं है? अरे टाइम क्या करेंगे, आज कल में बदल जाएगा, कल परसों में बदल जाएगा। वक्त का ये लगातार ये रफ्तार होती है। आज भी जरूरी है, कल का दिन भी जरूरी है। दरवाजा बातचीत का खोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की तायद कर रहे हैं। जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, आपके पास मैं आऊं क्योंकि आप आज हुमायूं भट्ट के अहले खाना से मुलाकात करने पहुंचे थे, सोज साहब भी थे और वहां आपने पूरा मंजर देखा और उसी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान आया कि बातचीत से ही इस मसले का हल मुमकिन है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वक्त है कि बातचीत की वो पुरानी बात की जो वकालत करते रहे हैं विपक्षी दल, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये वक्त सही है पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करने का? क्योंकि पूरा देश गुस्से में हम जान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एशिया कप चल रहा है, वर्ल्ड कप भी होने वाला है आने वाले दिनों में, तो उनके साथ तो खेल भी नहीं खेलना चाहिए, क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए। क्या ऐसे समय में ये बात सही लगती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? देखिए सना, मुझे पहले मैं एक गुजारिश करूं जी सर कि बातचीत कब नहीं हो रही। देखिए, क्या ये सही नहीं है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस दो ममालिक के उन्होंने बात की आपस में और उसके बाद एक ऐलानिया हुआ और उस ऐलाने की वजह से, उसी बातचीत की बदौलत जो हमारे एलओसी पर अमन है, जो हम शहरों में रहते हैं, हमें एहसास करना चाहिए कि एलओसी पर रहने वाले लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना था। उनकी तालीम, उनकी जिंदगियां और उनकी खेती बाड़ी, उनके माल मवेशी सब मुतासिर थे और कितना लंबा उन्होंने नुकसान उठाया और वो नुकसान उससे बाहर हम कैसे आए। तो वो बातचीत की वजह से, और ये कोई खुफिया बातचीत नहीं हुई, ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ये जो आज ये तासुर दे रहे हैं मुल्क को कि हम जी बातचीत नहीं करने वाले हैं, हम बातचीत को कमजोरी से ताबीर कर रहे हैं, लेकिन क्या वहां पर एक ऐलानिया हुआ और उस ऐलानिया की बदौलत आज हमारे एलओसी पर अमन कायम है और उन लाखों लोगों को निजात मिली उस तशद्दुद से जिस तशद्दुद का उनको सामना है। ये पहली बात है जी। तो बातचीत तो चलती रहती है। अभी देखिए एनएसी आपस में दो ममालिक के वो राब्ते में है और देखिए बातचीत वो दोहा हो, दुबई हो या आपस के रवाबित हो, वो तो हमेशा चलते रहते हैं। डॉक्टर साहब का इतना कहना है कि ये बातचीत को मुस्तकम कीजिए और इसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाइए, पायदार अमन की तरफ, ताकि एक पेशरफ्त हो। अब ये पहली बात। तो दूसरी बात देखिए, इस साल जनवरी से ही आज तक बैक टू बैक जो ये तसादम, कभी राजौरी में, कभी मेंढर में, कभी पुंछ में, कभी कालाकोट में, कभी कुलगाम में, कभी और कहीं और जगह और आपको करनाग में, ये बिल्कुल हो रहे हैं और माली और जानी नुकसान का सामना आप सबको है। तो इस पस मंजर में अगर ये कहा जाए कि बातचीत शुरुआत हो या बातचीत की जाए, तो मुझे लगता है कि उसमें क्या कवायद, उसमें क्या किसी को एतराज हो सकता है। अब देखिए, जो सारे मामले हैं, ये मामले तकाजा कर रहे हैं कि ये अब दूसरी बात ये है, देखिए अगर बातचीत ना हो तो मुतबादिल क्या है? ठीक है, अगर बातचीत ना हो तो फिर मुझे कह रही है, अगर आप हम ये कहते हैं कि ये जो मामले हैं ये खत्म होने चाहिए, तो बातचीत के अलावा, अमन के अलावा और क्या मुतबादिल है? ठीक है, तो और क्या हम ये कहें कि नहीं जंग होनी चाहिए? ठीक है डॉक्टर, क्या तसादुम होना चाहिए? बातचीत की वकालत करने में कबाहत क्या है, बुराई क्या है? अगर बातचीत की वकालत एक ऐसे समय में की जा रही है जिसका हल बातचीत के रास्ते ही निकलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें बुराई क्या दिखाई देती? क्योंकि आज हमने छोटे से लेके बड़े नेता तक आज हमने देखा कि आप तमाम लोगों ने फारूक अब्दुल्ला को आड़े हाथों लिया, निशाना साधा कि फारूक अब्दुल्ला एक बड़े सियासतदान हैं, उनको इस तरह की बयानबाजी और एहतियात बरतना चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी से ये पूछ रही है कि आखिर इसमें बुराई क्या है? अगर बातचीत से ही मसले का हल निकलना है तो अभी क्यों नहीं?
सना दोनों जो प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज और जस्टिस मसूदी जी बहुत सीनियर जो है पॉलिटिशियंस भी हैं और बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पर रहे हैं। मैं इनका एहतराम करता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बातचीत किससे और किस वक्त, बातचीत पहले नहीं हुई ऐसी बात नहीं है। 1947 में जब हमला हुआ तब भी बातचीत हुई, यूएन में भी हम गए, कांग्रेस गई थी। 1965 के बाद ताशकंद हुआ, 1971 के बाद शिमला समझौता हुआ। लेकिन बातचीत और करगिल के वक्त भी जो है हम जब ये एक पाकिस्तानी हमारा निकल गया उसके बाद भी इस तरीके से बातचीत होती रही। लेकिन आप बातचीत किससे करेंगे? एक तो चलो अच्छी बात है, ये मान ले कि ये टेररिज्म है, ये पाकिस्तान ने फैलाया हुआ है और इनका कहना है पाकिस्तान से बातचीत करो। ये तो एक बात एस्टैब्लिश हो गई कि ये टेररिज्म है, ये पाकिस्तान द्वारा जो है इंपोर्टेड है और वो इसको यूज कर रहा है। एक बात तो ये एस्टैब्लिश हो गई, इस पर सभी का कंसेंसस है। लेकिन डॉक्टर जो बीमार है उसको क्या करना है? उससे सर्जरी करनी है या कोई मेडिसिन देना है या कोई थेरेपी देनी है? ये तो हम उन पर छोड़ दें जो एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, बातचीत होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बातचीत कहीं बातचीत करते हुए हमारा जो विरोधी है, जो हमारा दुश्मन है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसको हम कहीं बल तो नहीं दे रहे। क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट जो है, ये जो टेररिज्म को, गन को डिप्लोमेसी के तौर पर यूज कर रहा है, उसका भी तो यही कहना है। जब कोई वो पूरी हिंदुस्तान दुनिया में आइसोलेट हो गया है, आज जो है G20 आपने देखा, सऊदी अरबिया के शाह सीधे यहां पर आते हैं, बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री के लोग आते हैं आगे पीछे, बांग्लादेश की जो है प्राइम मिनिस्टर जहां बाकी लोग आते हैं जी, और उसके बाद वहां तक जाते नहीं है। आज पाकिस्तान जिस लेवल पर आ गया है, पाकिस्तान का सोशल मीडिया देखे, पीओजे में जिस प्रकार से कहते हैं कि कारगिल का रास्ता खोल दो, ये तो सारी बातें हैं। ये क्या है कि पाकिस्तान ने जो पॉलिसी ली थी, जो जिस प्रकार टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर यूज किया, उसके मध्य वो एक्सपोज हो चुका है, मुस्लिम वर्ल्ड में एक्सपोज हो चुका है। इस वक्त इस प्रकार की बात करना, क्या हम पाकिस्तान को लेजिटिमेसी तो नहीं दे रहे, टेररिज्म को जो है उसको जो है लेजिटिमेसी तो नहीं दे रहे। ये हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और हमारे जितने भी यहां पैनलिस्ट हैं, जस्टिस मसूदी साहब और जस्टिस प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज को सोचना चाहिए। देखिए, कौन चाहता है आज हम पाकिस्तान का आम जो नागरिक है, जो वहां गरीब है, जो उसके साथ हम खड़े हैं। अब चाहते हैं कि जिस प्रकार से यहां पर जब जल्जला आया था और वो भूचाल आया था, तो हमने भी ऑफर किया था पाकिस्तानी अवाम के साथ, वहां गरीब अवाम के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां की एस्टैब्लिशमेंट, ISI, टेररिस्ट, उनको भी इस प्रकार की बातचीत करने की बात कहते हुए हमें लगता है कि उनको जो लेजिटिमेसी दे रही है, नहीं देना चाहिए। इसीलिए हमारा कहना है इस प्रकार की बात इस मौके पर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, गन छोड़ें, हाँ, टेररिज्म को कैसे खत्म किया जाए, तो डीजे लेवल के ऊपर बातें हो रही तो हैं। आपको कहना है कि गोली और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। जो केंद्र सरकार अपनी इस स्टैंड पर पहले से ही कायम है, इसको बार बार केंद्र सरकार की तरफ से दोहराया गया, वही आपने ये बात कही कि गोली और बात एक साथ नहीं हो सकती। आशुतोष टपलू साहब, मैं आपके पास आऊंगी। थोड़ा अंधेरा है, आपकी शक्ल सही से दिखाई नहीं दे रही, अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा रोशनी कर लीजिएगा। मैं आपसे सवाल यहाँ पर यह भी बताना व्यूअर्स को जरूरी है कि आशुतोष टपलू साहब वो शख्स हैं जो कि टीकालाल टपलू के बेटे हैं। यहाँ पर यह बताना जरूरी है, 90s में इनके फादर को आतंकियों ने निशाना बनाया था और आज उनकी बरसी मनाई जा रही है, इसलिए हमने उन्हें मदु किया है, बुलाया है। जब ये चर्चा हो रही है कि क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, जब एक बार फिर से मुल्क अभी 3 अफसरों की शहादत में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है। आशुतोष साहब, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? गोली और बातचीत बीजेपी कह रही है साथ साथ नहीं होनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर के प्रमुख जो विपक्षी दल है उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि बातचीत का रास्ता अगर इख्तियार करेंगे तभी अमन जम्मू कश्मीर में होगा और इसी से फायदा होगा। एक विक्टिम इन तमाम चीजों को कैसे देखता है और आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कुछ राय? मेरा नमस्कार पहले सारे पैनलिस्ट को। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैठे हुए हैं, PDP के बैठे हुए हैं, सैफुद्दीन सोज, उनको मैं बहुत पर्सनली बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इनके साथ मेरा डिबेट एक बारी हो चुका है। देखिए,
देश काफी बदल चुका है पिछले 10 सालों में, और ये लोग तैयार नहीं है उस चीज को मानने के लिए कि देश काफी बदल चुका है। ये जो इस समय मौजूदा सरकार है वो पुरानी सरकार नहीं है। अब ये भी बात करना हम लोगों ने छोड़ दिया है कि गोली और बातचीत इकट्ठे नहीं होगी। नहीं जी, हमने कोई बातचीत करनी नहीं है। बातचीत पाकिस्तान के लोग जो वहां पे आजाद कश्मीर के लोग, जिनको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, अब बारी उन लोगों की हमसे बात करने की, और वो भी बिना बात करे हुए ही वापस हमारे देश के साथ मिलने वाले हैं। हमें गोली चलानी नहीं है। अब तो मैं यही कहूंगा इन लोगों को एक सलाह दूंगा। देखिए, कश्मीर काफी खून बह चुका है, काफी कश्मीरी पंडितों ने अपनी शहादत दी है, और ये जितने भी पैनल्स बैठे इनमें से सारे लोग जानते हैं टिकालाल टिपलू की शख्सियत क्या थी। टिकालाल टिपलू ने आर्टिकल 370 और कश्मीर की शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके साथ साथ कम से हजारों लोगों ने, कश्मीरी पंडितों ने अपना बलिदान दिया। ये बलिदान हमने उस देश के लिए दिया, अपने भारत माँ के लिए दिया, और ये बलिदान हमने जम्मू कश्मीर का जो सर है उसके ऊपर भारत माता का झंडा ऊंचा रखने के लिए दिया। अब बात की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक खत्म हुआ देश है, वो तो देश ही नहीं है। मैं तो हैरान हूं सौफीदीन सोज और बाकी लोगों से, जम्मू कश्मीर के जो हमारे PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, वो अभी भी किस सपने में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान कोई कंट्री नहीं है। किस कंट्री से बात करनी है और क्यों हम बात कर रहे हैं? बात करने की जरूरत ही नहीं है। और जहां तक खेल है मेरा, जो भारत और पाकिस्तान का जो खेल है, स्पोर्ट्स है, हाँ। उसको हमें डेफिनेटली इन चीजों से अलग रखना चाहिए। स्पोर्ट्स अपनी जगह है, और जहां तक अब है, ये देश अब झुकेगा नहीं न। या इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री इस समय है जो प्रधानमंत्री गोली और बातचीत की भी बात नहीं करता है। वो कहता है बात ही नहीं करनी है भाई, किसलिए बात करनी है, क्या बात करनी है उनके साथ। हम जो बात कर रहे हैं अपने कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, रहने वाली है, वहां की जनता के साथ कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। चाहे कश्मीरी पंडितों के साथ करनी है, चाहे वहां के लोगों के साथ करनी है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कश्मीर में भारत माता की जय क्यों कैसे बोली जा रही है। कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा, जिस झंडे के बारे में ये बोलते थे कि आप अगर आर्टिकल 370 को हटाओगे तो इस झंडे को कंधा देने के लिए कोई नहीं होगा। अजीब महाराज, 15 अगस्त की वो सारी वीडियोस देखिए, वहां की जनता आगे बढ़ चुकी है, उनकी सोच बदल चुकी है। तो आशुतोष टपलू साहब का सीधे तौर पर ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की उन विपक्षी दलों को, उन प्रमुख दलों को ये समझ जाना चाहिए कि अब वक्त बदल चुका है। जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, वक्त बदलने की बात आशुतोष टपलू साहब कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब मशवरा भी दे रहे हैं वो आप लोगों को कि अब हम तो इस दहाने पे, इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि गोली और बात से हम आगे निकल चुके हैं। अब हम तो कहते हैं कि हमें बात ही नहीं करनी है। उधर वाले लोग हमसे बात करें, वो भी मिलने के लिए, हमारे साथ आने के लिए। ठीक है, देखिए ये उनका अपना नजरिया है, तो जो हमारा नजरिया है वो है कि पीस इनिशिएटिव होना चाहिए, अमन के लिए बात होनी चाहिए, पायदार अमन के लिए, ताकि रोज रोज हमें ये सामना न हो जो ये घटनाएं हो रही हैं, जो ये तशद्दुद हो रहा है, उस तशद्दुद से निजात मिले। आपकी तरकीब भी गलत है, ये तशद्दुद से निजात मिले। देखिए, हम ये अमन बातचीत बड़ाई बातचीत हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, जब डॉक्टर साहब ने कहा तो पायदार अमन के लिए, देखिए जो एक खुलूस के साथ ये बात कही गई कि ताकि एक अमन हो। देखिए, ये क्यों बात हुई? ये बात हुई जो वाक़ा अभी हुआ और जो अभी भी चल रहा है जी। अगर ये वाक़ा नहीं होता, अगर जनवरी से आज तक ये वाक़ा नहीं होते, अगर 5 अगस्त 2019 के बाद वाले वाक़ात नहीं होते, तो कोई ये नहीं कहता कि अमन वो कहते हैं कि नहीं, अमन होना, बातचीत होनी चाहिए या बातचीत का उनकी बात भी सुननी जरूरी है। मैं लौटूंगी आपके पास, माफी के साथ, एक सेकेंड। चूंकि आशुतोष टपलू साहब ने कहा है कि मैं विपक्षी दलों को ये मशवरा देता हूं कि अब उन्हें ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये वक्त 7 से 8 साल पुराना नहीं। सैफुद्दीन सोज साहब ये कह रहे हैं। आशुतोष साहब देखिए, आशुतोष साहब जब कहते हैं वो उस पर अमल नहीं किया जा सकता, वो कहते हैं बातचीत का दरवाजा पाकिस्तान से बंद होना चाहिए, तो गलत बात है। हालांकि आशुतोष जी जो समझते हैं उसको मतलब वो हक बजाने पर है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सारी वर्ल्ड का रिकॉर्ड ये है कि बातचीत के बगैर कोई मसला हल नहीं होता है। जंगुल जदल के बाद भी बातचीत करना पड़ी। ट्रीटी ऑफ वारसा देख लीजिए,
उस ट्रीटी में 2.5 मिनट लगे या 3 मिनट लगे दस्तखत करने में, लेकिन वही टेबल जो है वारसा में, उसी पर बातचीत में फैसला हो गया। इसलिए बातचीत के बगैर नहीं हो सकता, बातचीत के जरिए ही हल निकलेगा और हल निकल सकता है। सवाल यह है कि मेरा फार्मूला यह है कि ग्राउंड में जहां टेरर है यू फाइट इट, उस पर फाइट कीजिए। अभी कश्मीर में जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि आप जहां टेरर को फाइट कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन बातचीत का दरवाजा भी खुला रखना चाहिए, क्योंकि बातचीत के जरिए ही फैसला होगा जी। और बातचीत के जरिए ही पाकिस्तान को एक पावरफुल मैसेज मिल सकता है जी। बदकिस्मती होगी डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में डिसाइसिव टॉक, मुशर्रफ उस वक्त तैयार था टॉक करने के लिए, वाजपेयी जी ने भी उस पर कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन जब मनमोहन सिंह जाने लगे तो उस वक्त उन्होंने लाल मस्जिद का किस्सा छेड़ दिया और दूसरी तरफ जुडिशरी के साथ वहां फसाद किया, तो अपॉर्चुनिटी जाया हो गई बदकिस्मती से। हाँ। लेकिन आज के दिन में ये चाहता हूं कि टेरर का मुकाबला कश्मीर में जहां करना हो वो कर लीजिए, उसमें कोई रूल और नहीं लग सकता। फाइट द टेरर एज बेस्ट एज यू कैन, लेकिन बातचीत का दरवाजा खुला रखिए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल निकल सकता और कोई तरीका है नहीं। हाँ। जो लोग बातचीत नहीं करना चाहते हैं हाँ। वो क्या समझते हैं, वो गलती पर हैं। आज नहीं तो कल बातचीत के जरिए ही पाकिस्तान के साथ एक डिसाइसिव डायलॉग के जरिए जो लोग बातचीत नहीं करने की वकालत कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो गलती पर हैं। उन्हें एक न एक दिन ये एहसास होगा कि बातचीत के जरिए ही इस रास्ते का हल निकलेगा। सैफुद्दीन साहब ये कह रहे हैं। लेकिन हसनैन मसूदी साहब, मैं आपके पास आऊं, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी कि केंद्र में जो सरकार है वो सीधे तौर पर ये कह रही है कि हम तो बातचीत नहीं करेंगे जब तक ये आतंक का रास्ता तर्क नहीं करेंगे, तो फिर कैसे मुमकिन होगा? मैं आऊंगी निर्मल साहब आपके पास, एक सेकेंड। मसूदी साहब, ये तशद्दुद कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अगर है वो यही पीस इनिशिएटिव है, पीस इनिशिएटिव है। हम करें तो हम पायदार अमन तभी कायम हो सकता है, और यही डॉक्टर साहब का भी यही कहना है बार बार कि मुल्क के हित में यही होगा, जो सारे बरसगीर के लोग हैं उनके हित में हो। अब ये कहते हैं किससे बातचीत करें? अभी मैंने अभी आपको कहा कि अभी जो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस उनकी बातचीत हुई, एनडीसी का आपस में राब्ता है, अभी वहां के फॉरेन मिनिस्टर आ गए, उनको वेलकम किया गया, सार्क का हिस्सा है। देखिए ये कहना है कि किससे क्या, वो बात है नहीं। लेकिन हाँ, अपना नजरिया अगर कोई कहता है कि नहीं बातचीत उसकी नजर में बातचीत एक ऑप्शन नहीं है, वो तो अलग उसका अपना नजरिया। लेकिन हमारा ये कहना है जो हमें लेसन्स मिल रहे हैं दुनिया से, यूक्रेन से, बाकी जगहों से, कि जंग के बाद भी, जैसे सोच साहब ने कहा, अगर जंग कहीं हो भी, तशद्दुद कहीं हो, फिर भी उस तशद्दुद का रास्ता निकलता है, उसके बाद बातचीत का दौर शुरू होता है। बातचीत का रास्ता किसी लिहाज तक तर्क नहीं किया गया है। एनएसए लेवल की बातचीत हो रही है। आपने फॉरेन मिनिस्टर का भी जिक्र किया, जब वो गोवा आए हुए थे, बिलावल भुट्टो, उनका जिक्र आप कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं केंद्र सरकार पर निशाने साध रहे हैं कि ये बोल कुछ और रहे हैं और इनकी कथनी और करनी में फर्क है। आपका इस तरफ इशारा है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल राब्ते हैं। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की बातचीत हुई, जो जॉइंट उनका जो बयान है वो जारी हुआ, और बातचीत तो हो रही है, राब्ते तो हो रही है। आपने भी सुना होगा, आप भी जानते हैं, नजर रखे हुए सब पर। तो ये एक तासुर देना चाहते हैं मुल्क को कि नहीं बातचीत कभी होगी नहीं, हम नहीं कर से कमजोरी से ताबीर होगा। बातचीत हो रही है, लेकिन ये है कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, पायदार अमन की तरफ एक कदम हो, और वो फिर एक फिजा हो सारे बरसगीर में, तरक्की का, अमन का फिजा हो, तो मामले हल हो जाए। तो यही हमारा का कहना है, यही डॉक्टर साहब का कहना है। ठीक है डॉक्टर निर्मल साहब, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से या फिर सरकारी सतह पर अलग अलग लेवल से पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है, तो ये सामने से ये कहना कि बातचीत बिल्कुल नहीं होगी, तो ये गुमराह करने वाला बयान भी इसे विपक्षी दल मान रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि आज के बाद कल वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाएगी? ये विपक्षी दल आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अमन का रास्ता तभी मुमकिन हो पाएगा जब इनके साथ बातचीत होगी, पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी। नहीं, गुमराह कौन कर रहा है? यही कह रहे हैं कि बातचीत के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर चैनल खुले हुए हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, देखिए डिफरेंट चैनल्स के ऊपर बातचीत हो रही है, ये कह रहे हैं। मिलिट्री लेवल पर हो रही है, एनएसए लेवल पर हो रही है, तो फिर गुमराह कौन कर रहा है?
और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह भी कहा कि 21st सेंचुरी इज नॉट ए सेंचुरी ऑफ वार। यह भी बात है, हमारा बिल्कुल नजरिया ठीक बिल्कुल है। बातचीत कब होगी और किस वक्त होगी, किस लेवल पर होगी, यह हम तय करेंगे, यह हम तय करेंगे। उस वक्त के जब हमारे कर्नल साहब जो है शहीद होते हैं, जब हमारे मेजर साहब शहीद होते हैं, डीएसपी शहीद होते हैं, उस प्रकार का इस प्रकार का राग लापना, ये तो विरोधियों को, दुश्मन को ये बल देते हैं, ताकत देते हैं इस प्रकार की बात करते हुए। अरे भाई, आप वहां जाके अफसोस तो करते हो, लेकिन पाकिस्तान को आप सपोर्ट करते हो। मैं पहले बड़ी मतलब संजीदगी से बात कह रहा था कि आप लेजिटिमेसी देते हो पाकिस्तान को, क्योंकि आपका एजेंडा चल नहीं रहा है। आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो लगता है आपको के सैफुद्दीन सोज साहब कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी भी ऑडियो दीजिएगा। जो वो बात करते हैं जिसमें ये पॉलिटिकल इनका मूव है, ये पॉलिटिकल मूव है, ये सिर्फ वोटों के लिए कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। सैफुद्दीन सोज साहब, ये राजनीतिकरण आप लोग कर रहे हैं इस मुद्दे का, मुझे ये कहना, और ये कहीं ना कहीं ये इस तरह का तायीद करने का मतलब ये है, बीजेपी ये मान रही है कि आप पाकिस्तान को बल दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं अपने इस तरह के बयानात से। नहीं, पाकिस्तान को तायीद नहीं कर रहे हैं। काइंडली डोंट मिसइंटरप्रेट। हम ये कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि वार के बाद भी बातचीत के जरिए ही बाद में तय होता है, इसलिए बातचीत को आप नहीं निकाल सकते हैं इससे। नेशनल कॉन्फ्रेंस तब जो एनडीए सरकार को वाजपेयी जी को सपोर्ट कर रही थी, आपके कारण सरकार के लिए। अरे उसका क्या ताल्लुक है इसके साथ? ये क्या करते हैं आप? जो आप उनके मेरे वोट का कोई ताल्लुक नहीं इधर। बिल्कुल हम दिखा रहे थे, आप हमेशा राजनीति करते रहे, और आज जो है क्या आप डरे हुए हैं, या फिर पाकिस्तान को जो है आप जो सपोर्ट, ये आपका इंटरप्रिटेशन, आपने बात बताई। अब मुझे बात ये कहनी है कि जंग के बाद भी बातचीत के जरिए छिपरामन हो जाता है। बात ये है कि सैफुद्दीन सोज साहब जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज। मेरा ये कहना है कि ग्राउंड पर, सुनिए मेरी बात, मेरा ये कहना है ग्राउंड में जहां जहां टेरर है, ठीक है, आप लड़िए टेरर के साथ जैसे लड़ते हैं। आर्मी है, पैरा फोर्सेज है, जम्मू कश्मीर की पुलिस है, वो ठीक काम कर रहे हैं। आप उसी बात को दोहरा रहे हैं कि मिलिट्री एक्शन एक तरफ और बातचीत करने का दरवाजा खुला रखना एक तरफ, यानी एक तरफ आप बातचीत करिए, मिलिट्री एक्शन एक तरफ, अगर जिन इलाकों में आपको लगता है वहां पर आप फाइट करिए। ये सैफुद्दीन सोज साहब का कहना है, जबकि बीजेपी कह रही कि ऐसा मौका नहीं कि हम बात करें कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। तो उधर आशुतोष टपलू साहब की तरफ से ये इज़हार ख्याल आया कि क्रिकेट को, खेल को इन तमाम चीजों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। खेल अपनी तरफ है और बातचीत की बात एक तरफ है। जब तक बातचीत नहीं होनी चाहिए, जब तक उधर से शुरुआत ना हो कि वो बातचीत किया जाए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो वही स्टैंड रहा जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जस्टिस साहब शुक्रिया, सैफुद्दीन सोज साहब बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ आशुतोष साहब बहुत शुक्रिया, और निर्मल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।